प्रिय छात्रों, देखिए, कल हम लोगों ने जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय देखा था। प्रसाद जी मुख्य रूप से छायावादी कवि हैं। प्रसाद जी मुख्य रूप से छायावादी कवि हैं, लेखक हैं और इनका ये जो निबंध है ममता, इसको पढ़ना हम लोगों को, तो इसके कई अंश हैं, जिसमें पहला अंश आज हम लोग देखेंगे। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन सोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी, फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। सोण के प्रवाह में, उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें, यह स्थिर न कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। अनुचर थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, ये क्या है पिताजी? ममता ने पूछा, ये क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण, यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं। इतना तो सोना लेकर क्या करेंगे? इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतनोमुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश्व पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व तो न रहेगा। तब के लिए बेटी, हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। उसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन
जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, ब्राह्मण वहीं मारा गया और राजा रानी और कोस पर छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए। ममता न मिली। अब देखिए कि इसका शब्दार्थ देखिए आप, थोड़ा क्लिष्ट है यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना जो है शुद्ध परिनिष्ठित हिंदी का प्रयोग उन्होंने किया है, जिसमें संस्कृत के काफ़ी शब्द हैं, तो उसकी थोड़ी कठिनता ज़्यादा है, क्लिष्ट है वह। जैसे आप देखें, इसमें शब्द आया है प्रकोष्ठ। रोहतास के दुर्ग के प्रकोष्ठ, देखिए प्रकोष्ठ शब्द है। प्रकोष्ठ का अर्थ होता है महल के मुख्य द्वार के पास का कमरा। उसके बाद सोण शब्द है, सोण। सोण, देखिए सोण जो है, यह सोन नदी को सोण कहते हैं। सोन नदी के लिए आया है। उसके बाद है शब्द, आप जितने शब्दों को समझ सकें, जो नहीं समझ सकते हैं, यहाँ देखिए, वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। सुख के कंटक शयन, कंटक शयन माने कांटों का बिस्तर, कंटक शयन कांटों की शैया, और विकल माने होता है दुखी। फिर देखिए, चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। दुहिता मतलब पुत्री होता है। तो इस तरह से आप जो है इस पोर्शन की व्याख्या देखिए। यहाँ तक जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि रोहतास दुर्ग के मुख्य द्वार के पास अपने कक्ष में बैठी हुई ममता सोन नदी के तेज बहाव को देख रही है। लेखक ममता के यौवन और सोन नदी के प्रबल वेग से प्रवाहित होने की तुलना करते हुए, प्रबल वेग से प्रवाहित होने की तुलना करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार सोन नदी अपने तेज बहाव में उफनती हुई बह रही है, उसी प्रकार ममता का यौवन भी पूर्ण रूप से अपने उफान पर है। ममता रोहतास के दुर्गपति के मंत्री की इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री है जो बाल विधवा है। रोहतास दुर्गपति के मंत्री की पुत्री होने के कारण
ममता सभी प्रकार के भौतिक सुख साधनों से संपन्न है। उसके प्रकार कुछ भी अभाव नहीं है, भौतिक सुख साधनों से संपन्न है, परंतु वह विधवा जीवन के कटु सत्य को अभिशाप रूप में झेलने के लिए मजबूर है। उसके मन मस्तिष्क में दुख रूपी आंधी तथा आंखों में आंसू बह रहे हैं। उसका मन भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों और भावों के आंधी से भरा हुआ है। तो देखिए, इसमें जो है उस समय के समाज में जो नारी की स्थिति थी उसका भी चित्रण इसमें किया गया है। विधवा की समाज में क्या स्थिति थी कि एक मंत्री की पुत्री होते हुए भी वह तमाम तरह की जो सामाजिक वर्जनाएं हैं, सामाजिक अंधविश्वास है, वह उसके ऊपर भी प्रभावी है और इसलिए वह दुखी है। उसकी स्थिति कांटों की शैया पर सोने वाली व्याकुल व्यक्ति के समान है। अर्थात जिस प्रकार कांटों की शैया पर सोने वाला व्यक्ति हर समय व्याकुल रहता है, उसी प्रकार सभी प्रकार के भौतिक सुख साधनों से पूर्ण होते हुए भी ममता का जीवन दुखदायी प्रतीत होता है। बाल्यावस्था में ही विधवा हो जाने के कारण ममता की स्थिति दयनीय हो गई है। हिंदू समाज में विधवा स्त्रियों की को संसार का सबसे तुच्छ प्राणी माना जाता है। प्रत्येक विधवा स्त्री को विभिन्न प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं तथा समाज में अनेक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। विधवा का जीवन स्वयं विधवा के लिए भार सा बन जाता है। ममता भी एक ऐसी स्त्री थी जो सभी प्रकार के भौतिक साधन होते हुए भी असहाय और दयनीय स्थिति का सामना कर रही थी। वह अपने बाल विधवा जीवन के भार को ढो रही थी, जिससे छुटकारा पाने का हिंदू समाज में कोई विकल्प नहीं है। उसकी विडंबना का अंत कहाँ? तो इस तरह से अब जैसे इसमें मान लिए बन सकता है कि ममता किसकी पुत्री थी, प्रश्न बन सकता है। तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं कि ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री थी। उपरोक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी बताई गई है? तो आप लिख सकते हैं उपरोक्त गद्यांश में हिंदी विधवा की स्थिति दयनीय, शोचनीय, तुच्छ और उस प्राणी के समान बताई गई है जिसे कोई आश्रय नहीं देना चाहता। वह तरह तरह के दुख सहने को विवश है। उसके बाद मान लीजिए प्रश्न है कि ममता की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो ममता के मन में वेदना, मस्तक में आंधी तथा आंखों में पानी की बरसात हो रही थी। उसका मन भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों और भावों
कि आंधी से भरा हुआ था। मान लीजिए इसका संदर्भ पूछेगा, संदर्भ कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ कैसे लिखेंगे? मान लीजिए संदर्भ पूछता है, संदर्भ तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। उसके बाद एक रेखांकित अंश की व्याख्या आती है, तो जो भी रेखांकित अंक दिया होगा उसकी व्याख्या आपको करना रहता है। तो इस तरह से आप जो है इसको देखेंगे। ये पहला पैराग्राफ है जिसकी व्याख्या हमने बताया आपको, जो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक है। ठीक, इसको आप कॉपी पे लिख लीजिए। और इसी तरह से हर पैराग्राफ का, आगे के पैराग्राफ हम लोग चूँकि आज पहला भाग पढ़े हैं गद्यांश का, तो यह कई भागों में है, लगभग 5 भाग हैं इसके। तो हर भाग को हम लोग 7 भाग हैं, 5 नहीं 7 भाग हैं, तो 7 भाग को हम लोग पढ़ेंगे। और चूँकि जयशंकर प्रसाद जो है ऐतिहासिक, इनके जो भी निबंध हैं वह इतिहास से जुड़े होते हैं, ऐतिहासिक घटनाओं पर ये लिखते हैं। और इन्होंने परिनिष्ठित हिंदी का प्रयोग, शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया है, जिसमें संस्कृत के शब्दों की तत्सम शब्दों की बहुलता है, और इसलिए इनकी भाषा थोड़ी जो है क्लिष्ट होती है। तो उच्च स्तर पे इसको आपको समझना होगा, थोड़ा सा उसमें ध्यान देना होगा शब्दों को। तो इसको आप जो है कॉपी पे कर लीजिएगा, फिर कल हम लोग आगे की चर्चा करेंगे।